जनाब, मैं असल में ये समझने से कासिर हूँ कि ये कैसा दफ्तर रूहानियात है। अगर आप ये मालूम करना चाहती हैं तो फिर बराए करम तफसीली मालूमात करने के बाद ही हमारे पास तशरीफ लाइए। हाँ, अगर कोई ऐसी मुश्किल है जिसका तज़किरा आपने अभी चंद अल्फाज में किया है तो फिर बराए करम आप इसके बारे में हमें मुकम्मल तौर पर बताइए ताकि आगे बात शुरू की जा सके। मैं माजरत खा हूँ, वाकई मैं आपका बहुत वक्त ज़ाया कर रही हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे ये वक्त दे दीजिए। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप मेरा काम कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ बीबी। मैं आपसे कह चुका हूँ, जो कुछ भी आपके दिल में है मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके काम आ सकूं। उसने आंखें बंद कर ली, फिर आहिस्ता से बोली, मेरा भाई पुलिस की तहवील में है और उसकी गुलू खुलासी का कोई जरिया नहीं है। मुकदमा चल रहा है उस पर कत्ल के इल्जाम में, जबकि वो कातिल नहीं है। हमारे पास कोई ऐसे जराए नहीं हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम उसकी जिंदगी बचा सकें। हम उसके मुकदमे की पैरवी के लिए वकील तक करने से कासिर रहे हैं। सरकारी वकील उसकी पैरवी कर रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जिन लोगों ने उसे कत्ल के इल्जाम में फंसाया है वो बड़े बाअसर लोग हैं और हम किसी भी तौर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दुनियावी कोशिशें तकरीबन नाकाम होकर रह गई हैं। हर शख्स ने मुंह फेर लिया है। अब मैं तोहमात का सहारा ले रही हूँ। वालिदा हर वक्त दुआएं करती रहती हैं। मैं दफ्तर रूहानियात का ये बोर्ड देखकर कई बार ये सोच रही थी कि यहाँ आकर किससे मुलाकात करूँ और कहूँ कि मेरी रूह का भी इलाज कर दिया जाए। हम रूहानी बीमार हैं जनाब। हम जिंदगी की बेबसी का शिकार हैं जो हम पर मुसल्लत कर दी गई है। हम खुदकुशी नहीं कर सकते, हालांकि करना चाहते हैं, और अगर हमारी दाद रसी ना हुई, हमें सारी दुनिया ने बेयारो मददगार छोड़ दिया, तो आप यकीन कीजिए ये हमारा फैसला है कि जिस दिन हमारे भाई को फांसी हुई और उसकी लाश घर पर पहुंची, उस दिन अहले मोहल्ला को 3 लाशों की तदफीन करना पड़ेगी। उसमें एक मेरी और एक मेरी माँ की लाश होगी। लड़की की आवाज आंसुओं में डूब गई। ये अल्फाज भला दिल पर कैसे असरअंदाज ना होते। मैंने इंतहाई नर्म लहजे में कहा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आप मुझे बराए करम पूरी तफसील बताइए। गयास है मेरे भाई का नाम, मुझसे 3 साल बड़ा है। अल्लाह उसे मुश्किल से निकाल ले। वो अचानक बोल पड़ी, फिर चौंक कर बोली, आप सुन रहे हैं ना? हाँ बीबी, पूरी तवज्जो से। मैंने हमदर्दी से कहा, BA किया है उसने। हमारे अबू ट्रैफिक के हादसे में मर गए। प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। पूरे 18 साल नौकरी की उन्होंने वहाँ। उनका कहना था कि 25 साल पूरे करके जब वो रिटायर्ड होंगे तो उन्हें बड़ी रकम मिलेगी और वो सारे काम कर लेंगे। सारे काम? मेरी शादी? वो बोली, जी, मगर वो मिनी बस से कुचल गए। तेज रफ्तार मिनी बस ने हमें यतीम और एक घर को वीरान कर दिया। और जानते हैं बाद में क्या हुआ? नहीं, अब्बू मर गए। किसी ने हमें एक पैसा भी नहीं दिया। क्यों? बस नहीं दिया, उनकी मर्जी। आप लोगों ने कोशिश की बहुत, मगर वहाँ 25 साल पूरे नहीं हुए थे। बहुत दिन चक्कर लगाए मगर सुनवाई नहीं हुई। फिर गयास ने BA कर लिया। बड़ी मुश्किल से इसने BA किया था। घर में कुछ नहीं था। हमने काम करके उसे BA कराया। मैंने फौरन पढ़ाई छोड़ दी थी, मगर अम्मी का कहना था कि गयास BA कर ले तो सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। मैंने आहिस्ता से कहा। फिर गयास नौकरी तलाश करने लगा। बहुत दिन तक नौकरी तलाश करता रहा, लेकिन सर उसे नौकरी नहीं मिली। वो बहुत अच्छा इंसान था सर। मैं था कह गई। अल्लाह उसे तवील उम्र दे। वो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए नहीं कह रही कि मेरा भाई है, बस वो है ही अच्छा। नजर लग गई उसे। लड़की ने सिसकी ली। मैं उसकी कैफियत महसूस कर रहा था। आंसू नहीं थे उसकी आंखों में, लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे लहू के आंसू नजर आ रहे थे। आगे कहो फरजाना, मैंने बारी लहजे में कहा। मेरा जहन बोझल हो गया था। सर बेरोजगारी से वो बुरी तरह परेशान हो गया। परेशानी की बात ही थी। घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, किराए के पैसे तक नहीं होते थे इसके पास। तब उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। सर ओबाश लड़के थे। उनमें सुहेल शाह नामी एक नौजवान ने उसे कोई काम दिया। सर मेरा भाई था, उसने मुझे तफसील बताई थी। उसने सुहेल शाह का कोई काम कर दिया और सुहेल शाह ने उसे 1000 रुपए दिए। शराब के नशे में था वो। उसने खुश होकर कहा कि वो उसके पास आता रहे। सर दोबारा फिर उसने गयास को कोई काम सौंपा और गयास ने ये काम भी कर दिया। तब सुहेल ने उसे पेशकश की कि वो उसके साथ रहा करे। गयास ने सुहेल की बहुत तारीफें की। सर उसने बताया कि वो बहुत अच्छा दोस्त है, बड़ा यारबाश है। सुहेल गयास को काफी पैसे देता था। घर का खर्च चलने लगा था सर। सुहेल ने गयास को ड्राइविंग सिखा दी थी। फिर गयास कुछ परेशान नजर आया। मैंने उससे परेशानी की वजह पूछी। कोई बात नहीं है फरजाना, भैया मुझे नहीं बताओगे? कुछ हो तो बताऊंगा। अल्लाह तुम्हें हर बला से महफूज रखे गयास भैया। हमारा है ही कौन इस दुनिया में? 3 अफराद एक दूसरे की जिंदगी के साथ हैं, लेकिन सर हमारा सुकून डह गया है। सर गयास की जुदाई के बाद हम इतने जख्मी हो गए हैं कि बयान नहीं कर सकते। गालिबन उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए थे।
मैं सहरज़दा उसे देख रहा था। उसने आंसुओं को खुश्क करने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए कि मैं उसके आंसुओं से आशना न हो जाऊं। अंदर ही अंदर उसने आंसू रोक लिए और बोली, तो सर गयास भैया ने मुझे बताया कि हम एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। मैं हम का सीगा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि हम 3 अफराद एक दूसरे से मुंसलिक थे कि अगर किसी को हल्की सी चोट लगे तो तीनों ही उसकी तकलीफ महसूस करें। गयास ने बताया सर कि सुहेल एक जराइम पेशा नौजवान है। वो बुरी फितरतों का मालिक है और उसकी बुनियाद भी गलत है। यानी उसका बाप फेरोज शाह एक बहुत बड़ा स्मगलर है और उसे ये फितरत बाप ही से विरसे में मिली है। सर असल काम तो फेरोज शाह ही करता है, लेकिन सुहेल ने इस कमाई पर परवरिश पाई है। चुनाचे उसकी फितरत में भी जुर्म इस तरह शामिल है जिस तरह उसके बाप की फितरत में। सर गयास ने बताया कि सुहेल इस तरह के काम करता है जो पुलिस की दस्तंदाजी के काबिल हैं, लेकिन अपने बाप के ताल्लुकात की बिना पर वो बचता रहता है और उसने गयास को भी बाकायदा अपने जुर्म का शरीक बना लिया है। इब्तदा में गयास अपनी नादानी की वजह से ये नहीं समझ पाया था कि जो काम सुहेल इससे लेता है उसकी नौयत क्या है, लेकिन गौर करने से उसे ये एहसास हुआ कि वो खौफनाक जराइम में मुलविस हो गया है और कोई भी लम्हा ऐसा आ सकता है जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। जब उसने सुहेल से इसका तज़किरा किया तो सुहेल ने लापरवाही से कहा कि ये तमाम जिम्मेदारियां वो कबूल करता है, जो कुछ भी होगा वो उसमें बराबर का हिस्सादार है। बेफिक्र है लेकिन कभी गद्दारी का तस्वुर भी ना करे। बस परेशानी की वजह ये है। मेरे मजीद इस्तफसार पर गयास ने बताया कि एक नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर जो इस इलाके में तैनात हुआ है जहाँ फेरोज शाह की कोठी है, रास्ते में गयास को रोक कर थाने ले गया। नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर एक पुरजोश आदमी है। उसने गयास से कहा कि फेरोज शाह जो कुछ कर रहा है उसका बेटा सुहेल जिन जराइम में मुलविस है उनका हिस्सादार गयास भी है। गयास घबरा गया। इंस्पेक्टर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि वो हकीकतों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और ये बात अच्छी तरह जानता है कि गयास एक सादा दिल नौजवान है और सुहेल जैसे शातिर के चक्कर में फंस गया है। लेकिन इंस्पेक्टर ने गयास को ये भी पेशकश की कि गयास इंस्पेक्टर की मदद करे और जिन मामलात में इंस्पेक्टर उससे तफसीलात मालूम करे या जिस काम में उसे मुलविस करे उसमें गयास उसकी मदद करे। गयास अभी सुलझन का शिकार है कि क्या किया जाए। वो ये जानता है कि सुहेल के हाथ लंबे हैं और इसका बाप उसे हर मुसीबत से निकाल सकता है, लेकिन अगर खुद गयास किसी मुसीबत में फंस गया तो उसे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारी तफसील बताने के बाद उसने मुझसे कहा, सर मैं क्या करूं? आप खुद सोचिए, मैं एक घरेलू लड़की हूं। मैं दुनिया के इन तमाम झगड़ों से नावाकिफ थी। मैं उसे क्या मशवरा देती? मैंने से यही कहा कि फौरन सुहेल का साथ छोड़ दे। बहरहाल मेरा भाई बुरी तरह परेशान रहा और इसके बाद वो घर में छुप गया। 2-3 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकला। चौथे दिन 2 अफराद उसे पूछते हुए आए और मैंने मंसूबे के मुताबिक कहा कि गयास 3-4 दिन से घर नहीं आया है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था सर कि उन लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया है। वो हमारे घर की निगरानी करते रहे। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जब गयास बुरी तरह उकता गया घर में घुसे तो वो किसी काम से बाहर निकला। मैंने अपनी आंखों से देखा कि 4-5 आदमियों ने उसे पकड़ लिया और एक जीप में डालकर उसे ले गए। सर मैं बदहवास हो गई थी। माँ से मैंने कुछ नहीं कहा, जानती थी कि माँ में रखा ही क्या है। मसाइल और गमों के पहाड़ उठाते उठाते हमारी जिस्मानी कुव्वतें खत्म हो चुकी थी। माँ को नहीं बताया मैंने, लेकिन बुरी तरह परेशान हो गई। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। बस कमरा बंद करके रोती रही। पता नहीं मेरे भाई पर क्या गुजरी। फिर मैंने सोचा कि अगर इस तरह बैठी रही तो कहीं यूं ना हो कि मेरा भाई मौत की आगोश में चला जाए। हिम्मत करके बाहर निकली और अपने इलाके के पुलिस स्टेशन गई। वहाँ मैंने तमाम तफसीलात दर्ज कराई और सुहेल के खिलाफ FIR कटवा दी। इंस्पेक्टर ने मुझे इत्मीनान दिलाया कि मेरे भाई की बाजियाबी के लिए वो पूरे इकदामात करेगा। लेकिन 4 दिन, 6 दिन, फिर 8 दिन मजीद गुजर गए और इंस्पेक्टर की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं दोबारा थाने पहुंची तो इंस्पेक्टर ने मुझसे इंतहाई तुर्श रवि का मुजाहरा किया और कहा कि एक शरीफ आदमी के खिलाफ मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वो खत्म कर दी गई है। गयास अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। वो एक जुर्म पेशा आदमी है और खुद ही वापस आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और मैं अपना समूह लेकर वापस आ गई। सर समझ में नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। फिर कुछ दिन के बाद गयास वापस आ गया। अच्छी बेहतर हालत में था, बहुत उम्दा लिबास पहने हुए था। उसने 10,000 रुपए माँ के हाथ पर रखे और कहा कि ये रकम हम लोग अपने इस्तेमाल में लाएं। मैंने गयास से पूछा कि क्या हुआ। सुहेल के आदमी उसे पकड़ कर ले गए थे। गयास ने वीरान निगाहों से मुझे देखा, फिर कहने लगा, मुझे जुर्म की दुनिया में मुकम्मल तौर पर ले आया गया है। 2 ही चीजें हैं, या तो मैं इस जुर्म से बचने के लिए एक और जुर्म कर दूं और सुहेल को कत्ल कर दूं, या फिर उसके साथ शामिल हो जाऊं। सर मेरे भाई ने कहा कि वो जुर्म से नफरत करता है और जुर्म की दुनिया में नहीं आना चाहता, लेकिन वक्त खींच कर उसे इसी समत ला रहा है।
मैं बदहवास हो गई थी और मेरी समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। गयास 2 दिन तक घर में रहा। फिर उस शाम उसने मुझसे कहा, फरजाना क्या तुम मेरे पीछे माँ को संभाल सकती हो? मैं ये शहर ही छोड़कर चले जाना चाहता हूँ। कुछ अरसे बाहर रहूंगा, कहीं ना कहीं रूपोश हो जाऊंगा और फिर जब सूरत हाल बेहतर हुई तो या तो तुम्हें अपने पास बुला लूंगा या फिर मैं वापस आ जाऊंगा। जैसा भी मुमकिन हुआ इस दौरान तुम्हें माँ को संभालना होगा। मैंने अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए उससे वादा किया कि माँ को मैं हालात से वाकिफ नहीं होने दूंगी और जिस तरह भी बन पड़े उसे संभाले रहूंगी। सुहेल के आदमियों के बारे में मैंने सवाल किया तो गयास ने कहा कि उनसे यही कह दिया जाए कि मैं गायब हो गया हूँ। ज्यादा से ज्यादा घर की तलाशी लेंगे। तुम इन तमाम वाकयात को बर्दाश्त कर जाना। इसमें मेरी जिंदगी पोशीदा है, वरना मुसीबत में फंस जाऊंगा मैं। मैंने सर उसे पूरा दिलासा दिया और उसके बाद वो चला गया। फिर तकरीबन 1 महीने तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। मैं मुतमईन थी कि गयास कहीं किसी दूसरे शहर में इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार रहा होगा। लेकिन एक शाम सादा लिबास में मलबूस एक शख्स हमारे घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसने मुझसे फरजाना के बारे में पूछा। जब मैंने उसे बताया कि फरजाना मैं ही हूँ तो उसने कहा कि उसका नाम इलियास खान है और वो गयास का पैगाम लेकर आया है। मैं बेचैन हो गई। बहुत दिन के बाद मुझे अपने भाई का नाम सुनाई दिया था। मैंने उससे गयास के बारे में पूछा तो वो बोला कि बैठकर बात करना चाहता है। मैं उसे अंदर ले आई। इलियास खान ने मुझे बताया कि गयास जेल में है। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ। फरजाना की आवाज आंसुओं में रुंधी हुई थी। जेल में? हाँ सर। क्यों? लेकिन क्यों? मैंने इलियास खान से तफसील मालूम की और उसका लुब्बे लुबाब यही है कि सुहेल के आदमी गयास की तरफ से बेफिक्र नहीं हुए थे, बल्कि उसकी भरपूर निगरानी की जा रही थी। और जब उन्होंने देखा कि गयास ट्रेन में बैठकर कहीं रवाना होने वाला है तो उन्होंने उसे अपने कब्जे में कर लिया और फिर गयास से इंतकाम लेने के लिए सुहेल ने उसे एक कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया और एक शख्स कत्ल कर दिया गया था और गयास को उसके कातिल की हैसियत से मासबूतों के पुलिस के हवाले कर दिया गया था। सर, मेरा भाई एक रहमदिल इंसान था। वो तो किसी मासूम और बेजुबान जानवर को भी नहीं मार सकता था। उस पर एक इंसान के कत्ल का इल्जाम लगाया गया था। मैं जानती थी कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। दीवानी हो गई। न जाने कैसे कैसे जतन करके मैं जेल पहुंची और बमुश्किल तमाम मुझे अपने भाई से मिलना नसीब हुआ। गयास बहुत कमजोर हो गया था सर। मेरा भाई बेपनाह मुसीबतों का शिकार हो गया था। गयास ने मुझे वही तफसील बताई जो मैं आपको बता रही हूँ, यानी ये कि सुहेल ने एक ऐसे शख्स के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कराया है जिससे गयास की कोई वाकफियत न थी, लेकिन पुलिस की मदद से सुहेल ने ऐसे सबूत हासिल कर लिए थे जिससे कत्ल का इल्जाम मेरे भाई पर ही आयद होता था। गयास ने टूटे हुए लहजे में कहा कि माँ को संभाले रखो। हमारे पास भला क्या है जो हम जिंदगी बचाने की कोशिश करें? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम किसी वकील का बंदोबस्त कर सकें सर। आप खुद समझ सकते हैं कि मेरी ज़हनी कैफियत क्या होगी। बेकसी और बेबसी हमारे घराने की तकदीर है। बस मैं इस बेबसी का शिकार रही। मैंने जिस कदर मुमकिन हो सका था कोशिशें कर ली, लेकिन मेरी बातों पर लोगों ने अफसोस जाहिर करने के अलावा कुछ न किया। कोई कर भी क्या सकता है? इतने बड़े आदमी का मामला था। मैं तो सुहेल का पता तक नहीं जानती थी कि उससे मिलती। गयास के लिए अफसुर्दगी से आंसू बहाती हुई वापस आ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि माँ से क्या कहूँ, लेकिन सर माँ को इन तमाम वाकयात से लाइल्म रखना भी मुनासिब नहीं था। चुनाचे मैंने दबे दबे लहजे में माँ को सारी तफसील बता दी। माँ सकते में रह गई थी। एक भी आंसू ना बहाया उसने। खामोशी से ठंडी आहें भरती रही और इसके बाद से अब तक वो खामोश है। उसने कभी एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। सर, हम बेबस और बेआसरा लोग हैं। बाद में जब फाका कशी आखिरी हद तक पहुंच गई तो मुझे घर से निकलना पड़ा और इसके बाद मुझे ये नौकरी मिल गई। 1300 रुपए माहवार मिलते हैं मुझे इस कंपनी में। खुदा भला करे इन लोगों का। अच्छे लोग हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे किसी ज़हनी अजियत का सामना नहीं करना पड़ा इस मुलाजमत के दौरान। सर, बस ये है मेरी कहानी। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। सारी दुआएं मैं कर चुकी हूँ। शायद अभी कबूलियत का वक्त नहीं आया। हर ऐसे आसरे को पकड़ने की कोशिश करती हूँ जहाँ से कुछ हो सके। दफ्तरे रूहानियात का ये बोर्ड मैंने कई बार देखा। आज न जाने क्यों दिल चाहा कि यहाँ हूँ और आप लोगों से कहूँ कि कोई ऐसा तावीज दीजिए जिससे मेरे भाई की बेगुनाही साबित हो जाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये दिलदोज कहानी मेरे ज़मीर को झंझोड़ रही थी। आंखों में आज तक जितनी नीलाहटें उभरी थी, ये नीलाहट उन सब से गहरी थी। इससे पहले सिर्फ शैतानियत दामनगीर होती थी और इस नीलाहट के जेर असर में ऐसे शैतानी अमल करता था जो गैर इंसानी हुआ करते थे। लेकिन आज जो नीलाहटें मेरे जहन में उभरी थी उनमें एक तामीरी जज्बा पिना था। अगर फरजाना जैसी लड़की बेकसी का शिकार रहे तो लानत है मेरी इस जिंदगी पर जिस पर मैं फख्र करता हूँ। सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए, आपका एहसान होगा। हाँ हाँ, पूछो। ये दफ्तर रूहानियात किस किस्म का है? ना तो यहाँ कोई आमिल है, ना कोई ऐसा बुजुर्ग है
जिसके बारे में ये अंदाजा लगाया जा सके कि वो तावीज़ गंडों का कारोबार करता होगा। माफ कीजिएगा, मैंने लफ्ज कारोबार इस्तेमाल कर लिया है। मुझे हंसी आ गई। मैंने फरजाना से कहा, असल में रूहानियात के बारे में एक गलत तस्वुर कायम कर लिया गया है। रूह का ताल्लुक तो हर अच्छे काम से होता है। फरजाना, जिंदगी में एक भी अगर अच्छा काम कर लिया जाए तो रूह हमेशा ताबिंदा रहती है। रूहानियत के लिए तावीज़ गंडा ही जरूरी नहीं है। अब तुम देखो ना, तुम्हारी रूह जख्मी है। अगर इस जख्मी रूह को लेकर तुम मेरे पास पहुंची हो तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी इस जख्मी रूह का इलाज करूं। बेफिक्र हो फरजाना। सुहेल जो कुछ भी है, जिस हैसियत का मालिक है, गयास तुम्हारा है ना? जी सर। एक ही भाई है तुम्हारा? जी सर। मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमारी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से हमारा एक स्तून गिर गया है। नहीं फरजाना, जज्बाती बात नहीं कहता। आज से तुम्हारी दुनिया 3 अफराद तक महदूद नहीं है, बल्कि 4 अफराद पर मुश्तमिल है। तुम आज तक गयास को सिर्फ अपना भाई कहती रही हो, इसमें एक भाई का इजाफा और कर दो और इसका नाम है जहांगीर जमाल शाह। हाँ, वो मैं हूँ फरजाना, वो मैं हूँ। और इस बार फरजाना अपने आंसू नहीं रोक सकी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारें बहने लगी और फिर उसकी हिचकियां बंद गईं। मैं अपनी जगह से उठा, फिर मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं फरजाना, जब भाई सामने हो तो बहनों की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। तुम अपने ये आंसू मुझे मुंतकिल कर दो, मैं तुम्हारे इन आंसुओं की कीमत अदा करूंगा। फरजाना बिलक बिलक कर रोती रही। बहुत देर के बाद जब उसके दिल की बड़ास निकल गई तो उसने कहा, लेकिन भाई क्या करेंगे गयास के सिलसिले में? अपनी ये तमाम तकलीफें अब मेरे हिसाब में लिख दो। मैंने इसका रजिस्टर खोल दिया है, तुम मुतमईन हो जाओ। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।